हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज हम हमारी सॉइल मैकेनिक्स को एक ऐसे पैरामीटर से शुरू करेंगे जो क्लेई सॉइल्स की स्वेलिंग और श्रिंकेज बताता है। कौन सा पैरामीटर? एक्टिविटी, जिसको हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं कि ए के पैर में टी, एक्टिविटी। अब ये दिया किसने था? ये दिया था स्कैम्पटन ने। हमारे एक साइंटिस्ट थे स्कैम्पटन, उन्होंने ये पैरामीटर दिया था। अब बात आती है कि स्वेलिंग और श्रिंकेज की जब मैं बात कर रहा हूं कि जब ये हमारे महान साइंटिस्ट स्कैम्पटन, इन्होंने ये जो पैरामीटर दिया, ये मैंने आपको बताया कि ये स्वेलिंग एंड श्रिंकेज बता रहा है सिर्फ क्ले सॉइल्स की। सिर्फ क्ले सॉइल्स के बारे में इन्होंने क्यों बात की? इन जनरल स्वेलिंग और श्रिंकेज हमने जब हमारी कंसिस्टेंसी लिमिट्स पढ़ी हैं तो इन जनरल फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए पढ़ी है हमने, और फाइन ग्रेन सॉइल में सिल्ट और क्ले दोनों आते हैं। तो इन्होंने सिर्फ क्ले पे ही अपना फोकस क्यों किया? जैसे दूसरे फाइन ग्रेन सॉइल पर फोकस करके अपना पैरामीटर्स दे रहे थे, अपनी लिमिट्स दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे, तो इन्होंने क्ले पर ही क्यों फोकस किया? क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कंसिस्टेंसी लिमिट्स हमने लिक्को लिमिट में देखा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स में देखा, जो भी इंडेक्सेस हमने देखे उनसे हमें यही पता चला कि सिल्ट के कंपैरेटिवली क्ले की काफी ज्यादा स्वेलिंग और श्रिंकेज होती है। और जब हम कोहेसिव सॉइल्स की बात करते हैं, असली जो कोहेजन होती है, जिसको हम असली फील कर सकते हैं, वो ज्यादा क्ले में होती है, सिल्ट में होती है, पर इतनी नहीं। क्ले में जो फाइन ग्रेन सॉइल के हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि उसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज होती है, ये होता है, वो होता है, उसकी जो असली फीलिंग है ना, वो क्ले में होती है। तो उन्होंने कहा कि यार इन जनरल फाइन ग्रेन सॉइल्स की बात करने से क्या है, जो एक्चुअल में ज्यादा इफेक्ट डालता है, एक्चुअल में ज्यादा इफेक्ट जिस पे दिखता है, मैं उसी पे क्यों ना फोकस करूं। इसीलिए इन्होंने अपना फोकस फाइन ग्रेन सॉइल्स की कलेक्टिव कैटेगरी से हटा के सिर्फ उसमें से एक सिलेक्टिव कैटेगरी क्ले सॉइल्स पर फोकस किया है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने अपना जो पैरामीटर एक्टिविटी उसको दिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्टिविटी क्या बता रहा है? स्वेलिंग और श्रिंकेज क्ले सॉइल्स की। ठीक है, अब ये देखा गया कि जो इन्होंने ये पैरामीटर दिया एक्टिविटी, देखेंगे क्या है ये, पर ये देखा गया है जो एक्टिविटी है ना, जितनी ज्यादा होती है उतनी ही ज्यादा हमारी स्वेलिंग और श्रिंकेज ज्यादा होती है सॉइल की। ऑफ कोर्स क्ले सॉइल की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने अपना फोकस क्ले सॉइल पे रखा है, राइट। जनरली ऐसा देखा गया है, एक्टिविटी ज्यादा स्वेलिंग श्रिंकेज ज्यादा है, एक्टिविटी कम स्वेलिंग श्रिंकेज कम। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्वेलिंग एंड श्रिंकेज ऑफ आवर सॉइल, राइट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये स्वेलिंग और श्रिंकेज किसकी वजह से होती है? जो हमारे क्ले में कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे काओलिनाइट, एलाइट, मोंटमोरेलोनाइट, ये कुछ मिनरल्स, और इसके साथ साथ जो केमिकली पानी उस पर लगा हुआ हमारे सॉइल सॉलिड्स पर, जिसको हम एड्सॉर्ब्ड वाटर का नाम दे रहे हैं, उसकी वजह से भी स्वेलिंग और श्रिंकेज होती है, राइट। तो हम कह सकते हैं दैट जो एक्टिविटी है वो रिप्रेजेंट तो कर रहा है स्वेलिंग और श्रिंकेज बिहेवियर ऑफ क्ले सॉइल्स को, ड्यू टू मिनरल्स लाइक काओलिनाइट, एलाइट एंड मोंटमोरेलोनाइट एंड प्रेजेंस ऑफ एड्सॉर्ब्ड वाटर ऑन इट, राइट। अब जैसे मैंने आपको बताया, एक्टिविटी जितनी ज्यादा उतनी ही ज्यादा स्वेलिंग और श्रिंकेज। और ऐसे सॉइल्स जिनकी स्वेलिंग और श्रिंकेज बहुत ज्यादा होगी, वो ऑफ कोर्स हमारी कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हमारा स्ट्रक्चर, हमारी बिल्डिंग किसी ऐसे स्ट्रक्चर पर बनी हो जिसकी स्वेलिंग और श्रिंकेज बहुत ज्यादा हो रही हो, तो कॉलम, फाउंडेशन, जो भी उस सॉइल पर खड़ा होगा, उसकी अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, डिफरेंशियल सेटलमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। हम ये चीजें पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल सेटलमेंट क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, पर आपको अभी इतना समझा ही रहा होगा जो मैं कह रहा हूं। डिफरेंशियल सेटलमेंट कुछ नहीं होता कि बिल्डिंग का एक पार्ट
दूसरे पार्ट के विद रिस्पेक्ट टू ज्यादा सेटल कर जाए तो क्या होगा, बिल्डिंग टेढ़ी हो जाएगी। दीवारें, पार्टीशन वॉल्स जो हमने पार्टीशन के लिए लगाई हैं वो अपना पर्पज ही नहीं सर्व करेंगी। दीवार नीचे हो गई, ऊपर की छत वैसी रही, कोई पर्पज सर्व हुआ पार्टीशन वॉल का? नहीं। तो स्वेलिंग और श्रिंकेज जो होती है ना, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारे सॉइल के लिए। तो इसका ध्यान रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इलाज करते हैं। तो वो सॉइल जो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे लिए, तो वो बीमारी है ना, बीमारों की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस बीमारी का हम इलाज करेंगे, मतलब उस सॉइल को ट्रीट करेंगे। कैसे? हमारे कुछ मेथड है हमारे पास, मैकेनिकल केमिकल मेथड्स हैं, पढ़ेंगे आगे हम। और आपको एक बात बताऊं, एक मैकेनिकल मेथड तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आप कहोगे सर नहीं, हमने कौन सा पढ़ा है? हमने तो कोई मेथड नहीं पढ़ा। पढ़ा आपने, हमने पढ़ा था ना, वेल ग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स। वेल ग्रेडेड सॉइल्स कैसे होते हैं? एक्चुअली में सॉइल की वेल ग्रेडेशन करानी एक मेथड होता है सॉइल को इंप्रूव करने का, राइट? तो आप बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ते हो कि कैसे वेल ग्रेडेड सॉइल्स हमारी स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी दोनों चीजों को बढ़ाता है। तो जो वेल ग्रेडेड सॉइल, जैसे इसमें तो ऑफ कोर्स हमें वर्केबिलिटी की इतनी जरूरत नहीं होती, पर उधर तो बिल्डिंग मटेरियल में आपको जरूरत तो होती है अगर वेल ग्रेडेड हमारा मिक्सचर बन जाए, क्योंकि उस वहां तो आपने अपने मिक्सचर के साथ वर्क भी करना होता है। पर एक जनरली जो वेल ग्रेडेड सॉइल है ना, उसमें जो करेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं वो सारे पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक्स हैं जो भी हमें कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, जो भी हमें सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए ना, सभी पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक्स उस वेल ग्रेडेड सॉइल में, या वेल ग्रेडेड इन जनरल कोई भी मिक्सचर हो उसमें हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर सॉइलिंग और श्रिंकेज ज्यादा है तो उसकी जनरली हम कंस्ट्रक्शन से पहले ट्रीटमेंट करते हैं। जरूरी नहीं है करना है, जनरली करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर नहीं करेंगे ना, हाँ हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, अगर उसकी ट्रीटमेंट ना भी करे, जैसे हम पाइल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में जाके पाइल वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे अंडरयून पाइल्स, फ्लोटिंग पाइल्स। ये कुछ ऐसी पाइल्स होती हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है, हमारी इस प्रॉब्लम को, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज बिहेवियर ऑफ सॉइल को, पर उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उनको भी आप यूज कर सकते हो ट्रीटमेंट के बाद, पर अगर आप उस पाइल को ट्रीटमेंट के बाद यूज करोगे ना, तो इफेक्टिव कॉस्ट हमारे प्रोजेक्ट की कम हो जाएगी। और जब कम पैसे से आपका काम बन रहा है तो क्यों खामखा ज्यादा पैसे लगाने? तो आप इंजीनियर किस बात के हुए? ठीक है ना? तो कॉस्ट को कम करने के लिए, इफेक्टिव कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को अपनाने के लिए, अपने काम को आसान बनाने के लिए हम इस सॉइल को कंस्ट्रक्शन से पहले जनरली ट्रीट करते हैं, राइट? अब हम आगे चलते हैं इस पे। अब बात आती है कि इस एक्टिविटी जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं कि इससे ये हो जाता वो हो जाता है, ये ज्यादा हो, स्वेलिंग श्रिंकेज बहुत ज्यादा हो जाती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, पर इसका फॉर्मूला तो बताओ। बता रहा हूं इसका फॉर्मूला एक्टिविटी का, इट इज आईपी, मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो हमने पढ़ा है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज क्ले साइज्ड पार्टिकल्स। परसेंटेज क्ले साइज्ड पार्टिकल्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्ले साइज्ड पार्टिकल्स, हम उन पार्टिकल्स को मानते हैं जिनका साइज लेस देन 2 माइक्रोमीटर हो, मतलब 0.002 mm से छोटे हों जो पार्टिकल्स, उनको हम क्ले साइज्ड पार्टिकल्स मानते हैं, राइट? परसेंटेज क्ले साइज्ड पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स, ये वो पार्टिकल्स हैं, दीज आर particles whose size is less than 2 माइक्रोमीटर, मतलब 0.002 mm, वो 2 माइक्रोमीटर होता है। उससे जो कम साइज के पार्टिकल्स हैं
उनको हम क्ले साइज पार्टिकल मानेंगे। तो एक्टिविटी IP बाय परसेंटेज क्ले साइज पार्टिकल्स, ये फॉर्मूला होता है। तो जैसे कि आप इस फॉर्मूला से देख सकते हैं कि अगर IP ज्यादा हुआ, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्यादा हुआ, तो एक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी, स्वेलिंग श्रिंकेज उसकी ज्यादा होगी। ये हमने पहले भी बात की थी, राइट। बस इन्होंने एक अलग पैरामीटर दे दिया इस चीज को डिफाइन करने के लिए। अब जो IP और परसेंटेज क्ले साइज पार्टिकल्स, ये इसको हम इन जनरली परसेंटेज C भी कह देंगे, परसेंटेज क्ले साइज पार्टिकल्स को, राइट। तो बात आती है कि इस चीज को IP बाय परसेंटेज C को क्या हम किसी और फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप इसको एक ग्राफ के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। IP बाय परसेंटेज क्ले का ग्राफ, वो ग्राफ कैसा होगा अभी देखते हैं। अब अगर हम IP मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स और परसेंटेज क्ले के बीच में जो ग्राफ बनाते हैं, वो हमें देखने को मिलता है कि एक लीनियर ग्राफ देखने को मिलता है हमें। मतलब जैसे जैसे प्लास्टिसिटी इंडेक्स बढ़ेगा, वैसे वैसे परसेंटेज क्ले साइज पार्टिकल्स उस सॉइल में ज्यादा होंगे। ये इसको मैं बेहतर तरीके से ऐसे कह सकता हूं कि वो सॉइल जिसमें क्ले साइज पार्टिकल्स, मतलब वो पार्टिकल्स जिनका साइज लेस देन 2 माइक्रोमीटर है, उस सॉइल में, उस सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। लीनियर ग्राफ देखने को मिलता है IP और परसेंटेज क्ले का। ठीक है, लीनियर मिलता है, लीनियर बना देते हैं एक स्ट्रेट लाइन। पर इसमें भी हम 3 पार्ट्स में अपने सॉइल को डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन उसकी एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी क्या थी? IP बाय परसेंटेज क्ले। IP बाय परसेंटेज 3 पार्ट्स में करना ना, 1 2 3 में। ठीक है, IP बाय परसेंटेज क्ले। तो अगर मैं इस लाइन की अगर स्लोप लूंगा तो दैट विल बी dy बाय dx। dy बाय dx मतलब IP बाय परसेंटेज क्ले मतलब एक्टिविटी। मतलब एक्टिविटी या इस ग्राफ की स्लोप के बिहाफ पे मैं अपने सॉइल को, जो भी मेरे पास सॉइल है, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। कौन कौन से? फर्स्ट है इनएक्टिव सॉइल। इनएक्टिव, जिनकी बहुत ही कम एक्टिविटी है, इतनी कम कि हम उनको इनएक्टिव सॉइल में काउंट कर रहे हैं। अब ये कौन से सॉइल होते हैं? ये वो सॉइल होते हैं जिनकी एक्टिविटी जिनकी लेस देन 0.75 होती है। मतलब मैं ये कह दूं कि IP बाय परसेंटेज क्ले जिन पार्टिकल्स का लेस देन 0.75 होता है, एक ही बात है, राइट। एक्टिविटी लेस देन 0.75 और IP बाय परसेंटेज क्ले लेस देन 0.75, एक ही बात है। या मैं ये कह दूं कि जो IP और परसेंटेज क्ले के बीच में एक लाइन बनी है, एक स्ट्रेट लाइन बनी है, उसकी स्लोप क्या है, एक ही बात है। जैसे मर्जी एक बात को आप दूसरे अलग अलग तरीकों से कह सकते हो। अलग अलग तरीकों से अगर आप पढ़ते वक्त एक ही बात को कहो, तो जब आप एंड में पेपर दोगे ना, तो वो पेपर जिसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें थोड़े ओरिजिनल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे गेट, उसमें आपको एक एज मिलेगा क्योंकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इतनी हो जाएगी। और जो बाकी जेई एई SDO टाइप के पेपर्स है ना, वो जनरली इन जो बड़े पेपर्स है ना, उनसे कॉपी करते हैं। तो अगर आपने कंसेप्चुअल पेपर कैसे सोचता है और उस पेपर में आप एज लेना सीख गए, तो छोटे पेपर्स तो आप क्लियर कर ही लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको उस पेपर का फॉर्मेट देखना होता है कि वो फॉर्मेट किस फॉर्मेट में उस जिसका भी आप पेपर देने जा रहे हो, उसके प्रीवियस पेपर्स को देख के आपको फॉर्मेट को देखना होता है कि फॉर्मेट कैसा आ रहा है, राइट। नो, IP बाय परसेंटेज के लिए लेस देन 0.75, उस सॉइल को हम कह रहे हैं इनएक्टिव। अब क्या हो अगर एक्टिविटी इतनी ज्यादा हो जाए कि 1.25 से ज्यादा हो जाए। इफ एक्टिविटी
इज ग्रेटर देन 1.25, राइट। इसको मैं यहां पर डिमार्केट कर देता हूं हेडिंग को। नाउ व्हाट इफ एक्टिविटी इज ग्रेटर देन 1.25, तो फिर मैं इस सॉइल को एक्टिव सॉइल में गिनूंगा। नाउ दिस सॉइल विल बी कंसिडर्ड एज एक्टिव, या मैं ये कह लूं कि आईपी बाय परसेंटेज क्ले जिन सॉइल्स का ग्रेटर देन 1.25 हो, एक ही बात है। आईपी बाय परसेंटेज क्ले जिन सॉइल्स का ग्रेटर देन 1.25 हो, एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके हैं मेरे पास, राइट। अब इन दोनों के बीच में एक हमने देख लिया 0.75 से कम, दूसरा हमने देख लिया 1.25 से ज्यादा। अब अगर 0.75 से तो ज्यादा हो पर 1.25 से कम हो, फिर मैं अपने सॉइल को क्या कहूंगा? इनएक्टिव देख लिया, एक्टिव देख लिया, अब इन दोनों के बीच नॉर्मल, नॉर्मल है मेरा सॉइल, राइट। नॉर्मल है फिर सॉइल मेरा, नॉर्मल कब? जब एक्टिविटी 0.75 और 1.25 के बीच में लाई कर रही है, राइट। दिस इज 0.75 और 1.25 के बीच में अगर एक्टिविटी मेरी लाई करे, इस रेंज में लाई करे, तो मैं अपने सॉइल को नॉर्मल सॉइल कहूंगा, राइट। ये ग्राफ जो है ना, और जो ये मैंने आपको वैल्यूज बताई है दैट एक्टिविटी लेस देन 0.75 पे इनएक्टिव होता है, 0.75 टू 1.25 पे नॉर्मल होता है, और अगर ग्रेटर देन 1.25 एक्टिविटी हो जाए तो उसको हम एक्टिव सॉइल में कंसिडर करते हैं। ये आपको याद रखना है, मेमोराइज करना है आपको ये वैल्यूज, 0.75 एंड 1.25, ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है। लेस देन 0.75 इनएक्टिव, 0.75 टू 1.25 नॉर्मल एंड ग्रेटर देन 1.25 एक्टिव, राइट। अब बात आती है कि जो मेरा ब्लैक कॉटन सॉइल है जिसकी मैं इतनी बात कर रहा हूं, वो किस कैटेगरी में आएगा? सोचने वाली बात है। आप देखिए कि हम इसकी इतनी बात कर रहे हैं कि इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है वो सॉइल, उसकी स्वेलिंग श्रिंकेज बहुत ज्यादा होती है, तो ऑफ कोर्स हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? इन तीनों में से एक्टिव की कैटेगरी में, क्योंकि एक्टिव सॉइल ही तो वो सॉइल है जिसकी स्वेलिंग और श्रिंकेज बहुत ज्यादा होगी। क्यों? उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, ग्रेटर देन 1.25 एक्टिविटी होगी उसकी, राइट। तो ऐसे सॉइल्स को स्वेलिंग और श्रिंकेज बहुत ज्यादा है, उनको हम एक्टिव स्टेज में रखेंगे, जैसे कि ब्लैक कॉटन सॉइल, राइट। ब्लैक कॉटन सॉइल, इसको हम एक्टिव सॉइल में रख रहे हैं, एक्टिव सॉइल में ब्लैक कॉटन सॉइल। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक कॉटन सॉइल को हम एक्टिव सॉइल में गिनते हैं। वैसे आपको आइडिया भी लग ही गया होगा, हमने इसके बारे में जितनी बात की है कि ब्लैक कॉटन सॉइल एक्टिव सॉइल में ही कंसिडर होगा, क्योंकि इसमें मोंट मोरेलोनाइट बारी बारी हम जिक्र कर रहे हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल में मोंट मोरेलोनाइट बहुत ज्यादा होता है, तो वो जो मोंट मोरेलोनाइट बहुत ज्यादा होता है वो इसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज बहुत ज्यादा कराता है। इसकी वजह से, उस मोंट मोरेलोनाइट की वजह से हम अपने ब्लैक कॉटन सॉइल को एक्टिव सॉइल में कंसिडर करते हैं, राइट। ड्यू टू मोंट मोरेलोनाइट, ड्यू टू मोंट मोरेलोनाइट, मोंट मोरेलोनाइट, राइट। ड्यू टू दिस मोंट मोरेलोनाइट हम अपने सॉइल ब्लैक कॉटन सॉइल को एक्टिव सॉइल में कंसिडर करते हैं। अब अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स की एक्टिविटी की एक आपको रेंज बताऊं कि अगर ये मिनरल्स हमारे क्ले में हो तो हम हमारे सॉइल की एक्टिविटी किस रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वो कुछ ऐसी है। काउलिनाइट की 0.4 टू 0.5, अगर काउलिनाइट है, काउलिनाइट मिनरल, देन 0.4 टू 0.5 होगी। अगर एलाइट है तो 0.5 टू 1 होगी। अगर मोंट मोरेलोनाइट है तो
दो इसके पार्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि मोंटमोरियलाइट दो तरह के होते हैं। हम पढ़ेंगे कैसे, पर अभी के लिए आप देख लो कि कैसे कौन कौन से होते हैं। मोंटमोरियलाइट जो दो तरह के होते हैं वो होते हैं, पहला सोडियम मोंटमोरियलाइट और दूसरा कैल्शियम मोंटमोरियलाइट। पहला सोडियम, दूसरा कैल्शियम। सोडियम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है। सोडियम मोंटमोरियलाइट होता है पहला। जो सेकंड मोंटमोरियलाइट होता है दैट इज कैल्शियम मोंटमोरियलाइट। अगर मैं बात करूं सोडियम मोंटमोरियलाइट की, उसकी एक्टिविटी होती है 4 to 7। और अगर मैं बात करूं कैल्शियम मोंटमोरियलाइट की, उसकी एक्टिविटी होती है सिर्फ 1.5। सिर्फ क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जब मैं सोडियम मोंटमोरियलाइट की बात कर रहा हूं तो 4 to 7, इसकी 1.5। वैसे 1.5 कम नहीं है, 1.25 से ज्यादा ये, और 1.25 से ज्यादा तो एक्टिव सॉल्ट में ही आ रहा है ये कैल्शियम मोंटमोरियलाइट भी। पर जब हम सोडियम मोंटमोरियलाइट से कंपेयर कर रहे हैं देन काफी डिफरेंस है, तकरीबन 4 फोल्ड का डिफरेंस है, 4 टाइम का फर्क है तकरीबन, अगर आप इसको देखोगे, राइट। तो ये जैसे मैंने आपको बताया सोडियम मोंटमोरियलाइट और कैल्शियम मोंटमोरियलाइट, ये जो आप वैल्यूज है ना, इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए थी, ठीक है। जो पिछले वैल्यूज मैंने आपको बताई थी 0.75 और 1.25, वो आपको याद रखनी है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये आपके जस्ट एक रेफरेंस के लिए है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि जो एक्टिविटी है हमारे सॉइल की अलग अलग मिनरल्स के साथ कितनी कितनी वेरी करती है। अगर आप इसमें देखोगे ना, एलाइट की जो एक्टिविटी है वो काउलिनाइट और मोंटमोरियलाइट की जो एक्टिविटी है उसके बीच में कहीं लाई कर रही है। काउलिनाइट की 0.4 to 0.5 और मोंटमोरियलाइट की इन जनरल 1 to 7 के बीच में लाई करती है, ठीक है। इसकी इन जनरल जो होती है वो 1 to 7 के बीच में लाई करती है मोंटमोरियलाइट की। और बाइफर्केशन तो मैंने आपको बताई दी, सोडियम मोंटमोरियलाइट और कैल्शियम मोंटमोरियलाइट की, राइट। तो इसकी 0.4 to 0.5 काउलिनाइट, मोंटमोरियलाइट 1 to 7, एलाइट की 0.5 to 0.1। एलाइट की एक्टिविटी काउलिनाइट और मोंटमोरियलाइट के बीच में कहीं लाई करती है। और जब हम एक्चुअली डिटेल्ड में इन सब मिनरल्स को पढ़ेंगे ना, तब हम ये भी बात पढ़ेंगे कि एलाइट की जो भी प्रॉपर्टीज है वो काउलिनाइट और मोंटमोरियलाइट इनके बीच में लाई करती है, जो भी एलाइट की प्रॉपर्टीज है, क्योंकि बना ही कुछ ऐसा है, इसके बॉन्ड्स ही कुछ ऐसे हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज काउलिनाइट और मोंटमोरियलाइट के बीच में लाई कर जाती है। सिर्फ एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा मैं, एक्टिविटी भी ऑफ कोर्स काउलिनाइट और मोंटमोरियलाइट की एक्टिविटी के बीच में कहीं लाई कर रही है, पर और भी जो भी इसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, जो कोई प्रॉपर्टी आप नहीं भी पढ़ो वो पेपर में आ जाए, अगर आपको एक साइड पे काउलिनाइट दिख जाए दूसरी साइड पे मोंटमोरियलाइट दिख जाए तो एलाइट की प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं इनके बीच में होगी, राइट। नाउ अब हमने जब लोएस्ट सॉइल के बारे में पढ़ा था तब हमने उसके बारे में एक चीज पढ़ी थी कि जब हम इसको गीला कर देते हैं ना, जब इसके ऊपर हम वाटर डाल दें तो ये अपना सारा सीमेंटिंग एक्शन छोड़ के डेड एरी हो जाता है। ऐसे एक तरफ तो ऐसे खड़ा था, ये पानी डाला, कुछ नहीं किया आपने, पानी डाला, डेड एरी हो गया बिल्कुल, राइट, कोलैप्स कर गया, ठीक है ना। ऐसे सॉइल्स को हम कोलैप्सिबल सॉइल्स कहते हैं, हमने वहां पे भी पढ़ा था। अब इस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, कोलैप्सिबिलिटी। मतलब वो प्रॉपर्टी जिसमें कुछ सॉइल्स जैसे कि लोएस्ट सॉइल जब वो गीले होते हैं, मतलब उनके अगर वाटर कंटेंट बढ़ जाए, गीला होने का क्या मतलब है, वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया मतलब वाटर कंटेंट बढ़ा दिया। वाटर कंटेंट जब इन सॉइल्स का बढ़ जाए तब आपने कोई इन पे प्रेशर भी नहीं लगाया, उसके बावजूद अ लार्ज डिक्रीज इन वॉल्यूम इज बीइंग फाउंड आउट, राइट। डिक्रीज इन वॉल्यूम भी कहना शायद उतना एक्यूरेट नहीं होगा, जितना एक्यूरेट ये होगा कि ये कोलैप्स कर जाते हैं, सिंपल। एक तरफ तो ऐसे खड़े थे
दूसरी तरफ ऐसे डैडी हो गए, जैसे मैंने आपको फिगर बना के दिखाई थी। अब फिर से बनाऊंगा आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करने के लिए, पर पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ लें जो मैंने लिखा है। किसके बारे में? कोलैप्सिबिलिटी के बारे में। When water is added in certain soils like loess soil, then they experience a large decrease in volume. ठीक है, आप कह सकते हो लार्ज डिक्रीज इन वॉल्यूम होता है इनका, पर इससे कहना ज्यादा ये बेटर होगा कि ये कोलैप्स कर जाते हैं। दोनों चीजें सही है, लार्ज डिक्रीज इन वॉल्यूम भी होता है, कोलैप्स भी कर जाते हैं, दोनों चीजें सही है। ए और बी, अगर लार्ज डिक्रीज इन वॉल्यूम हो और बी अगर ये हो कि कोलैप्स कर जाते हैं, ये दोनों चीजें सही है। पर इस चीज की फील लाने के लिए ये चीज ज्यादा एक्यूरेट है कि एक तरफ तो ऐसे खड़े थे, अब कोलैप्स कर गए, राइट। विदाउट एन इंक्रीज इन प्रेशर, जैसे मैंने आपको बताया कुछ ऊपर से ऐसे नहीं कि आपने कुछ दबाया ऊपर से इनको फिर हो गए, अपने आप ही हो गए। इस प्रॉपर्टी को हम कह रहे हैं कोलैप्सिबिलिटी, राइट। एंड इज डिफाइंड, इस कोलैप्सिबिलिटी को हम किस टर्म्स में डिफाइन करते हैं? इसके पोटेंशियल के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर कोलैप्सिबल पोटेंशियल, राइट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सॉइल्स ऐसे खड़े होंगे जब आपने इन पे पानी डाला तो ये ऐसे हो गए, डैडरी हो गए, बिल्कुल ऐसे खड़े थे, डैडरी हो गए। बिफोर एडिंग वाटर, आफ्टर एडिंग वाटर, लोए सॉइल की बात कर रहा हूं मैं, ये इन जनरल कोई भी कोलैप्सिबल सॉइल हो ऐसा होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मेरे पास बेस्ट पैरामीटर है, दैट इज कोलैप्सिबल पोटेंशियल। कोलैप्सिबल पोटेंशियल। अब कोई सॉइल कितना ज्यादा कोलैप्सिबल है ये किससे पता चलेगा? कि पहले तो इतना खड़ा था, अब बिल्कुल ही ऐसे हो गया। मतलब जो उसके हाइट में डिक्रीज हुआ, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम एक पैरामीटर डिफाइन कर दें तो वो पैरामीटर अच्छे से उस कोलैप्सिबिलिटी का हमें पता लगा देगा। तो ये मान लीजिए इधर ये कोलैप्सिबिलिटी का आ रहा है बीच में, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। ऑफ कोर्स हम कोलैप्सिबिलिटी की ही बात कर रहे हैं। तो ये मान लीजिए एवरेज अगर डिक्रीज इन हाइट में देखूं कि पहले इतना था अब इतना हो गया, तो डिक्रीज इन हाइट डेल्टा एच आ गई, ठीक है। पहले इतना था अब इतना हो गया, डिक्रीज इन हाइट डेल्टा एच। तो कोलैप्सिबल पोटेंशियल का हो गया। इस डेल्टा एच को आप देख लीजिए कि कितनी हाइट उसकी कम हुई वाटर ऐड करने के बाद, विद रिस्पेक्ट टू जो उसकी ओरिजिनल हाइट थी। ओरिजिनल हाइट इसकी मान लीजिए एच नॉट थी, डेल्टा एच बाय एच नॉट, ये हो जाएगा कोलैप्सिबल पोटेंशियल। और जो हमने इससे पहले एक्टिविटी पढ़ी थी आईपी बाय परसेंटेज के लिए, उसमें आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर परसेंटेज के लिए आप परसेंटेज में रख रहे हो, परसेंटेज क्ले का ये मतलब था कि हमारे सॉइल में कितने परसेंट पार्टिकल्स क्ले के हैं। मान लीजिए मेरे पास 100 ग्राम सॉइल है, उसमें सिर्फ 3 ग्राम ही ऐसा सॉइल है जिसके पार्टिकल्स 2 माइक्रोमीटर से कम है। मतलब परसेंटेज क्ले साइज पार्टिकल्स कितने हो गए? 3%। 3/100 इंटू 100। अगर 200 में 10 होते तो 10/200 इंटू 100 वो क्या हो जाता? 5%, राइट। 10/20, 10/200 इंटू 100, 100 से 200 2, राइट, कट गया 2, 10/2 5% हो जाएगा, राइट। तो 5% क्ले साइज पार्टिकल्स उसमें। ऐसे अब क्ले साइज पार्टिकल्स कितने हैं वो पता लगा लोगे। या जनरली फाइन ग्रेन सॉइल की आपको दे दिया जाए कि ये मेरा फाइन ग्रेन सॉइल है और इस फाइन ग्रेन सॉइल में क्ले साइज पार्टिकल्स 40% है, सीधे दे दिया जाए तो परसेंटेज क्ले साइज पार्टिकल कितने हो गए? 40%। या आपको ये बता दिया जाए कि मेरा फाइन ग्रेन सॉइल है, वैसे मेरा सॉइल फाइन ग्रेन है इन जनरल, और उसमें सिल्ट की परसेंटेज आपको दे दी जाए 40%, तो फिर फाइन ग्रेन है तो मतलब सिल्ट होगा या क्ले होगा, ठीक है।
अब सिल्ट 40% दिया है तो रिमेनिंग क्ले आप 60% मान लोगे अपनी तरफ से। अगर कुछ नहीं दिया ना तो सिल्ट की परसेंटेज दे दी, क्ले की परसेंट आप अपनी तरफ से 100 माइनस सिल्ट 60% मान लोगे। और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक्टिविटी जो आईपी बाय परसेंटेज क्ले है, अगर आप क्ले के जैसे परसेंटेज क्ले साइज पार्टिकल्स हैं उनको अगर आप परसेंटेज में ले रहे हो, मान लीजिए 40% है क्ले साइज पार्टिकल्स, तो आईपी को भी आप परसेंटेज में ही रखिए। आईपी लेट्स से डब्ल्यूएल माइनस डब्ल्यूपी जो लिक्विड लिमिट है वो 60% है, डब्ल्यूपी लेट्स से वो 40%, तो 60 माइनस 40 20%। 0.6 माइनस 0.4 मत कीजिए, एब्सोल्यूट में मत रखिए, परसेंटेज में रखिए। अगर आपको एब्सोल्यूट में रखना आईपी को, मतलब 0.6 माइनस 0.4 करना इक्वल टू 0.2, अगर लिक्विड लिमिट 60% है, राइट, ये मैं आपको लिख के दिखाता हूं। ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब नाउ लेट्स से कि जैसे जो मैं आपको ये बात समझा रहा हूं कि लेट्स से लिक्विड लिमिट मेरी 60% है, प्लास्टिक लिमिट मेरी 40% है, ठीक है। आईपी क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, मतलब 20%। अगर क्ले साइज पार्टिकल्स परसेंटेज क्ले लेट्स से अपनी तरफ से मैं मान रहा हूं कि 40% है, ठीक है। अब आपको डायरेक्टली दिए या इनडायरेक्टली दिया वो मैंने आपको समझा दिया कि आपको कैसे देखना है, ठीक है। इन जनरल फाइन ग्रेन सॉइल में सिल्ट परसेंटेज दे दी और कुछ भी नहीं दिया तो 100 माइनस सिल्ट कर देना। 60% अगर सिल्ट दी है तो परसेंटेज के लिए क्या आ जाएगा, 100 माइनस 60 इक्वल टू 40%। या और कोई ना कोई हिंट दिया जाएगा क्ले साइज पार्टिकल्स को फाइंड करने का। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप परसेंटेज क्ले साइज पार्टिकल्स को ऐसे फाइंड कर लोगे। करने के बाद बात यह है, एक्टिविटी जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो परसेंटेज क्ले को क्योंकि आप 40% ले रहे हो तो आईपी को भी आप परसेंटेज में ही रखना 20%। अब ये 0.5 आ रहा है, अब एक्टिविटी जो होगी ना दैट विल बी ओके। पर अगर आप आईपी मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स को एब्सोल्यूट वैल्यू में रख रहे हो, मतलब जो 20% आया है उसको 0.2 गिन रहे हो, तो 0.2 अगर ऊपर लिख रहे हो ना तो जो परसेंटेज क्ले साइज पार्टिकल्स हैं इनको भी एब्सोल्यूट टर्म में लिखना। 40% को क्या लिखोगे, 0.4। अब ये 0.5 आ जाएगा, अब ये सही है। ऐसे मत करना कि इनमें से आईपी और परसेंटेज क्ले में से एक को तो आप परसेंटेज में ले लो, दूसरे को एब्सोल्यूट वैल्यू में ले लो, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। या तो दोनों को एब्सोल्यूट टर्म्स में लो या दोनों को परसेंटेज में लो, ठीक है, फिर ही आपका क्वेश्चन सही आएगा अगर एक्टिविटी पूछी हुई है क्वेश्चन में, राइट। अब हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पैरामीटर जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज डेंसिटी इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी और डिग्री ऑफ डेंसिटी, जैसे मर्जी आप इसको कह सकते हो। अब जैसे हमने कंसिस्टेंसी की बात की थी कि वो सिर्फ और सिर्फ फाइन ग्रेन सॉइल के लिए एप्लीकेबल है, वैसे ये डेंसिटी इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए एप्लीकेबल है। कंसिस्टेंसी और उससे रिलेटेड जो भी हमने पैरामीटर्स पढ़े थे वो सिर्फ फाइन ग्रेन सॉइल के लिए एप्लीकेबल थे। अब जो ये डेंसिटी इंडेक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम रिलेटिव डेंसिटी या डिग्री ऑफ डेंसिटी से भी डिनोट कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए एप्लीकेबल है, मतलब ग्रेवल और सैंड के लिए। हिंदी में कहूं तो बजरी और रेता, राइट, उनके लिए ही ये एप्लीकेबल है। अब राइट, जो ये मैंने पहले लिखा है यूज्ड ओनली फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, ये तो मैंने एक आपको जस्ट रेफरेंस देने के लिए एक सेंटेंस लिखा है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये जरूरी थी, इसलिए मैंने यहां पर ये लिखा है। अब आगे प्रोसीड करने से पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं, क्योंकि इसके फॉर्मूले से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी जो इसके बारे में आपको अब मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब ये डेंसिटी इंडेक्स जिसको हम आईडी से डिनोट कर देते हैं, इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो होता है ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाय ई मैक्स
माइनस ई मिनिमम, और अगर इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है तो इंटू 100% करके हम इसको परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज जो आपको सीधा सीधा आपको पता है और आपको पहचान आ रही होगी उसकी कि ये क्या है, दैट इज ई। ई हम सबने पढ़ी हुई है, दैट ई इज अ वॉइड रेशियो। ये हमने पढ़ा है फर्स्ट सेकंड क्लास में, हमने इस चीज को पढ़ लिया था हमारी जो सॉइल मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज है, दैट ई इज अ वॉइड रेशियो। ये तो हमें पता, ठीक है। पर ये ई मैक्स, ई मिनिमम और अकेला जो ई यहां पर लिखा हुआ है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? ई मैक्स ऑफ कोर्स वो वर्ड रेशियो होगी जो मैक्सिमम होगी, पर मैक्सिमम वर्ड रेशियो का मतलब क्या हुआ? वर्ड रेशियो क्या दिखा रही थी कि वॉइड्स का वॉल्यूम कितना है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो अगर वॉइड रेशियो बहुत है मतलब वॉइड्स का वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स बहुत ज्यादा है। और वॉइड क्या थी? खाली जगह। खाली जगह कब होगी मेरे सॉइल में? खाली जगह कब होगी? जब बहुत ही लूजली पैक्ड है। लूजली पैक्ड का मतलब ही ये होता है कि उसमें वर्ड्स बहुत बड़ी है। वर्ड्स बहुत बड़ी हैं तो उसका वॉल्यूम ऑफ वर्ड बहुत ज्यादा होगा। वॉल्यूम ऑफ वर्ड बहुत ज्यादा होगा तो वर्ड रेशियो बहुत ज्यादा होगी। मतलब ई मैक्स, मैक्सिमम वर्ड रेशियो, वो उस स्टेट की है जब सॉइल बहुत ही लूज स्टेट में है। राइट, लूज स्टेट में है, बड़ी बड़ी वर्ड्स उसमें, तो इसलिए लूज स्टेट की वर्ड रेशियो बहुत ज्यादा होगी, ई मैक्स होगी। ई मैक्स मैक्सिमम वर्ड रेशियो, मैक्सिमम वर्ड रेशियो है ये। पर किसके कॉरस्पॉन्डिंग, किसके कॉरस्पॉन्डिंग होती है ये? मैक्सिमम वर्ड रेशियो तो ठीक है, बट कॉरस्पॉन्डिंग टू लूजेस्ट स्टेट। राइट, ये इस चीज का आप ध्यान रखिए, लूजेस्ट स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्ड रेशियो है, दिस इज आईडी फॉर्मूला। नाउ इसके बाद मैं आपको समझा रहा हूं ई मैक्स, मैक्सिमम वर्ड रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग टू लूजेस्ट स्टेट। ठीक है, तो फिर ई मिनिमम क्या होगा? ऑफ कोर्स मिनिमम वर्ड रेशियो। दिस इज मिनिमम वर्ड रेशियो, ई मिन, ये मिनिमम वर्ड रेशियो है कॉरस्पॉन्डिंग टू, कॉरस्पॉन्डिंग टू क्या? कॉरस्पॉन्डिंग टू क्या? मिनिमम वर्ड रेशियो ठीक है, पर किसके कॉरस्पॉन्डिंग? वर्ड रेशियो कम का क्या मतलब हुआ कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स बहुत कम है, बहुत कम जगह है सॉलिड्स के बीच में, मतलब एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली पैक्ड है, वो एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली पैक्ड है, तो जो उनके बीच में खाली जगह बहुत कम है। बहुत कम मतलब वॉल्यूम ऑफ वर्ड बहुत कम, मतलब वॉल्यूम ऑफ वर्ड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बहुत कम, तो ई मिनिमम। राइट, इसको मैं ठीक करके लिखता हूं, ई मिनिमम, ई मिनिमम, ई मिनिमम, बहुत कम जगह, टाइटली पैक्ड है। टाइटली पैक्ड को हम एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, डेंसली पैक्ड। टाइट मतलब टाइटली पैक्ड, एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, मतलब टेस्टी बहुत ज्यादा, डेंसली पैक्ड है वो, कॉरस्पॉन्डिंग टू डेंसेस्ट स्टेट। ये बात अब आप ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम वर्ड रेशियो जब लूजेस्ट स्टेट, मिनिमम वर्ड रेशियो डेंसेस्ट स्टेट। राइट, तो एक पैरामीटर बच गया हमारा, दैट इज ई। ई वर्ड रेशियो मेरी है, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू जो एक्चुअल इन सिटू साइट पे जो मेरी कंडीशन है, जो मेरा सॉइल है, नेचुरल वर्ड रेशियो जो उसकी है, दैट इज ई।
राइट। इसको मैं इरेज करके लिखता हूं अब। ई क्या है? मैक्सिमम, ई मैक्स, ई मिनिमम हमने पढ़ लिया। अब मैं लिखता हूं दैट व्हाट इज दिस ई? ई इज नेचुरल वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल। नेचुरल कह लो या इन सीटू कह लो। इन सीटू मतलब साइट पे जो एक्चुअल है, इन सीटू, राइट, या ऑन साइट, जो मर्जी कह लो आप, एक ही बात है। ऑन साइट जो मेरी वॉइड रेशियो है उसको मैं कह रहा हूं ई, राइट। ई मैक्स लूजेस्ट स्टेट, ई मिनिमम डेंसेस्ट स्टेट, ई नेचुरल वॉइड रेशियो, राइट। अब ये आईडी का जो फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100%। ऑफ कोर्स अगर परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है तो इसको एक और टर्म्स में मैं लिख सकता हूं। वो कौन सी? अगर डेंसिटी को मैंने रिप्रेजेंट करना है, एक्चुअल में ये जो डेंसिटी इंडेक्स है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा सॉइल कितना डेंसली या कितना लूजली पैक्ड है। डेंसिटी इंडेक्स अगर ज्यादा हुआ तो ई मैक्स माइनस ई मिनिमम वो तो कांस्टेंट रहेगा। हमारे एक पर्टिकुलर सॉइल के जो ग्रेन्स हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग ई मैक्स और ई मिनिमम वो तो ऑफ कोर्स कांस्टेंट रहेंगे, राइट। तो बात सिर्फ ई पे आके रुकेगी कि एक्चुअल ऑन साइट वॉइड रेशियो क्या है। अगर डेंसिटी इंडेक्स ज्यादा मतलब ई मैक्स माइनस ई ज्यादा, ई मैक्स वो तो कांस्टेंट रह रहा है। ई मैक्स माइनस ई ज्यादा अगर होना चाहिए तो ये तो कांस्टेंट है, और ई मैक्स माइनस ई ज्यादा मतलब ई अगर कम होगा ये तो कांस्टेंट है। माइनस अगर कम से कम हो, मान लीजिए 5 मेरा एक कांस्टेंट आ रहा है, 5 माइनस जो मैं माइनस कर रहा हूं 5 में से वो अगर कम से कम हो तभी तो मेरा ज्यादा आएगा। 5 माइनस अगर 1 हो तो 4, अगर 2 हो तो सिर्फ 3, अगर 5 माइनस 4 ही हो जाए तो सिर्फ 1, अगर 5 माइनस 0 हो जाए तो 5, राइट। मतलब जो चीज मैं माइनस कर रहा हूं 5 में से वो कम से कम हो तो इक्वल टू करके ज्यादा से ज्यादा चीज आ जाएगी। मतलब जो चीज मैं इधर माइनस कर रहा हूं वो कम से कम हो तो ये ज्यादा से ज्यादा आ जाएगी ये वाली चीज, तो ये वाली चीज भी ज्यादा आएगी। मतलब ई की अगर वैल्यू कम हो तो ई मैक्स माइनस ई ज्यादा आ जाएगा, ई मैक्स माइनस ई ज्यादा आ जाएगा तो ये आईडी डेंसिटी इंडेक्स भी ज्यादा आ जाएगा। मतलब डेंसिटी इंडेक्स ज्यादा का ये मतलब हुआ कि वॉइड रेशियो ऑन साइट या जो नेचुरल वॉइड रेशियो हमारे सॉइल की है वो कम है। डेंसिटी इंडेक्स ज्यादा, ऑन साइट नेचुरल वॉइड रेशियो कम। और कम वॉइड रेशियो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही थी? जब हमने मिनिमम वॉइड रेशियो की बात की थी, बहुत कम वॉइड रेशियो मतलब डेंसेस्ट स्टेट की बात की थी हमने। मतलब ई जितना कम उतना मेरा सॉइल लूज से डेंस की तरफ जा रहा है। तो ई अगर कम हुआ मतलब मेरे सॉइल के पार्टिकल डेंसली पैक्ड है, और इससे उल्ट अगर ई ज्यादा हुआ तो लूजली पैक्ड है। ई ज्यादा का मतलब ई मैक्स माइनस ई कम, मतलब डेंसिटी इंडेक्स कम, मतलब लूजेस्ट स्टेट का जितना लूज होगा मेरा सॉइल उतना डेंसिटी इंडेक्स कम आ जाएगा, और जितना डेंसली पैक्ड होगा मेरा सॉइल उतना वॉइड रेशियो तो उसकी कम आएगी पर डेंसिटी इंडेक्स उसका ज्यादा आएगा। मतलब डेंसिटी इंडेक्स ये बता रहा है कि मेरे सॉइल की डेंसिटी एक्चुअल ऑन साइट कितनी है, कितनी हो सकती थी उसके कंपैरेटिवली कितनी है।
ये बता रहा है डेंसिटी इंडेक्स, आईडी। मतलब अगर ज्यादा डेंसली पैक्ड है मेरा सॉइल तो उसका डेंसिटी इंडेक्स भी ज्यादा होगा। इंडेक्स किसी भी चीज का इन जनरली वो बताता है कि जिसके सामने हमने जिसको जोड़ दिया वो चीज कितनी है। इंडेक्स इन जनरल इस चीज को बताता है। इंडेक्स एक तरह से पैरामीटर बन जाता है उस चीज को बताने का। जैसे डेंसिटी इंडेक्स डेंसिटी को बताने का एक पैरामीटर बन गया। ठीक है, तो डेंसिटी इंडेक्स जितना ज्यादा उतनी ज्यादा डेंसिटी, उतना ज्यादा डेंसली पैक्ड है मेरा सॉइल। डेंसिटी इंडेक्स जितना कम उतनी डेंसिटी कम, उतना लूजली पैक्ड है मेरा सॉइल। ठीक है ना, ये बात। अब ये बात आप देख रहे हो कि डेंसिटी इंडेक्स में ना हम एक्चुअल ऑन साइड पे जो हमारी वॉइड रेशियो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए डेंसिटी को डिनोट करने के लिए हमने पहले दो पैरामीटर्स पढ़े थे कि डेंसिटी को डिनोट करने के लिए दो पैरामीटर्स, वॉइड रेशियो और ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी की भी हमने बात की थी कि जो ड्राई डेंसिटी होती है ना वो भी एक अच्छा पैरामीटर होती है डेंसिटी को डिनोट करने के लिए। उसकी टर्म्स में भी हम डेंसिटी इंडेक्स का एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे। कैसे? बहुत आसानी तरीके से, बहुत आसानी से। उसकी टर्म्स में भी, ड्राई डेंसिटी की टर्म्स में भी हम अपने डेंसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला जनरेट करेंगे। जैसे इन टर्म्स ऑफ ई हमने लिखा ना, वैसे इन टर्म्स ऑफ ड्राई डेंसिटी भी डेंसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला लिखेंगे। तो डेंसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला वॉइड रेशियो और ड्राई डेंसिटी इन दोनों के टर्म्स में आ जाएगा। जैसा डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है उसी हिसाब से आप सॉल्व कर लोगे। पर बात आती है कि डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, हमने वॉइड रेशियो की भी बात की थी कि वॉइड रेशियो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अच्छा पैरामीटर है। जितनी वॉइड रेशियो कम उतनी डेंसिटी ज्यादा। और ड्राई डेंसिटी की भी हमने यही बात की थी कि ड्राई डेंसिटी भी अब जो हमारे सॉइल की डेंसिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक अच्छा पैरामीटर है। जितनी ड्राई डेंसिटी ज्यादा उतनी सॉइल की डेंसिटी ज्यादा। ठीक है, क्योंकि वो वेट ऑफ सॉलिड्स टू टोटल वॉल्यूम थी। वो ये चीज बता रही थी कि इतनी ही वॉल्यूम में कितने सॉलिड्स पैक्ड हैं। ठीक है, पर अब जो ये पैरामीटर हमने पढ़ा है डेंसिटी इंडेक्स, ये इन दोनों से बढ़िया पैरामीटर है, इन दोनों से अच्छा है पैरामीटर ये। किससे? वॉइड रेशियो और ड्राई डेंसिटी से। वॉइड रेशियो और ड्राई डेंसिटी अपने आप में बहुत अच्छे पैरामीटर्स हैं अगर डेंसिटी के बारे में हमको जानना है, हमारे सॉइल की डेंसिटी के बारे में। पर अगर डेंसिटी इंडेक्स पता लग जाए किसी सॉइल का तो ये इन दोनों को पछाड़ देगा। डेंसिटी इंडेक्स इतना अच्छा पैरामीटर है डेंसिटी के बारे में पता करने का, क्योंकि वॉइड रेशियो और ड्राई डेंसिटी चाहे मेरे सॉइल की डेंसिटी को बता रहे थे पर ये एक्चुअली ऑन साइट कंडीशन को इतना रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे जितना डेंसिटी इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है मेरी ऑन साइट कंडीशन को, कि ऑन साइट मेरी ड्राई डेंसिटी या वॉइड रेशियो कितनी है, उसके हिसाब से कितनी हो सकती थी और कितनी है। क्योंकि ऑन साइट कंडीशन को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी इंडेक्स, इसीलिए ये वॉइड रेशियो और ड्राई डेंसिटी दोनों से अच्छा पैरामीटर है, दोनों से बढ़िया पैरामीटर है ये, अगर मुझे को डेंसिटी को रिप्रेजेंट करना है। और ये सारी बात हम सिर्फ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि डेंसिटी इंडेक्स सिर्फ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए ही वैलिड है। क्यों? क्योंकि जो हमने यहां पे ई मिनिमम पढ़ी ना, मिनिमम वॉइड रेशियो, ये अगर हम फाइन ग्रेन्ड सॉइल की बात करेंगे तो उसमें डिटरमिन करना बहुत मुश्किल होता है। क्या? ये ई मिनिमम वॉइड रेशियो, फाइन ग्रेन्ड सॉइल की मिनिमम वॉइड रेशियो पता करनी बहुत मुश्किल होती है लेबोरेटरी में। तो क्योंकि बहुत मुश्किल तरीके से
हम उसकी वॉइड रेशो पता लगा पाएंगे, तो हो सकता है कि मैं अगर टेस्ट करूं तो मैं उसकी ई मिनिमम कुछ डिफरेंट बताऊं, और आप टेस्ट करो आप कोई डिफरेंट बताओ। तो हम एक स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग प्रोसीजर नहीं अभी तक निकाल पाए फाइन ग्रेन सॉइल की मिनिमम वॉइड रेशियो डिटरमिन करने के लिए। इसके लिए हम फाइन ग्रेन सॉइल के लिए डेंसिटी इंडेक्स को रिप्रेजेंट ही नहीं करते, डेंसिटी इंडेक्स की बात ही नहीं करते जब हम फाइन ग्रेन सॉइल की बात करते हैं। फाइन ग्रेन सॉइल को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमने कंसिस्टेंसी इंडेक्सेस अलग अलग बहुत सारे पढ़े हैं उनकी बात करते हैं, सेंसिटिविटी और थिक्सोट्रोपी उस चीज की बात करते हैं। पर जब हम कोर्स ग्रेन सॉइल की बात करेंगे तो सबसे अच्छा पैरामीटर उस चीज को कि कोर्स ग्रेन सॉइल मेरा कैसा है ये साइड पे, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डेंसिटी इंडेक्स का मैं इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ये डेंसिटी इंडेक्स है इसका मैं इन टर्म्स ऑफ ड्राई डेंसिटी भी एक फॉर्मूला लिखूंगा, वो अभी मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। देखिए वो मैं कैसे लिखूंगा, वो आप ऐसे देखिए कि जो मैंने ये डेंसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला लिखा है, ये जो मैंने इतना बड़ा लिखा था ना, अब उसको मैं छोटा करके लिखूंगा ताकि पूरे बोर्ड पे मैं डेरिवेशन अच्छे से कर सकूं। अब अगर E को मैंने रिप्लेस करना है गामा डी से, वॉइड रेशो को ड्राई डेंसिटी से रिप्लेस करना है, तो मेरे को कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो गामा डी ड्राई डेंसिटी और वॉइड रेशो को आपस में रिलेट करता हो, और वो तो हमने पढ़ा है। कौन सा? गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई। ठीक है, मतलब अगर मेरे को E की बात करनी है, E विल बी इक्वल टू, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में मैंने E लिखा हुआ था ना डेंसिटी इंडेक्स के फॉर्मूले में, तो E को अगर गामा डी से रिप्लेस करना है तो E का यहां पे इन टर्म्स ऑफ गामा डी में फॉर्मूला देख लूंगा, वो क्या होगा जी गामा डब्ल्यू बाय गामा डी -1। पहले 1 प्लस ई को इधर ले गए तो जी गामा डब्ल्यू बाय गामा डी आ जाएगा, फिर 1 को इसमें से माइनस कर देंगे तो सिर्फ ई की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल मैथ्स। अब अगर मेरे को ई मैक्स की बात करनी है, मैक्सिमम वॉइड रेशियो जी गामा डब्ल्यू तो वैसे रह जाएगा, और यहाँ पे -1 ये भी वैसे रह जाएगा। पर गामा डी अगर मैक्सिमम वॉइड रेशियो है, बहुत लूज है वो, तो ड्राई डेंसिटी क्या होगी? ड्राई डेंसिटी ऐसे सॉइल की क्या होगी? बहुत कम, क्योंकि सॉलिड मान लो उतने ही रह रहे हैं, मान क्या लो है ही, सॉलिड उतने ही रह रहे हैं। फिर अगर बहुत ही लूज स्टेट में चला गया तो टोटल वॉल्यूम बढ़ गई, उसकी टोटल वॉल्यूम बढ़ गई तो वेट ऑफ सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम वो कम हो गया, वो कम हो गया, मतलब मैक्सिमम वॉइड रेशियो की कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम ड्राई डेंसिटी मेरे को मिलेगी। तो गामा डी जो यहां पे था ये गामा डी मिनिमम हो जाएगा। और इसके उल्ट अगर मैं मिनिमम वॉइड रेशियो का फॉर्मूला लिखूंगा, मिनिमम वॉइड रेशियो मतलब यहां पर गामा डी मैक्स हो जाएगा। मैक्सिमम के कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम हुआ था तो मिनिमम के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम हो जाएगा। ये जी गामा डब्ल्यू बाय गामा डी मैक्स -1 ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरा। और अगर मैंने जो इन जनरल वॉइड रेशियो ई जो ऑन साइट है मेरी वॉइड रेशियो, नेचुरल वॉइड रेशियो है, उसकी बात करूं, वो हो जाएगा जी गामा डब्ल्यू बाय गामा डी -1। अगर ये नेचुरल वॉइड रेशियो ई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो जो नेचुरल ड्राई डेंसिटी है मेरे सॉइल की उसको मैं गामा डी से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, अब आपके पास आ गया कि ई मैक्स तो है जी गामा डब्ल्यू बाय गामा डी मिनिमम -1, ई मिनिमम है जी गामा डब्ल्यू बाय गामा डी मैक्स -1, और ई वॉइड रेशियो है जी गामा डब्ल्यू बाय गामा डी -1। अब इन तीनों वॉइड रेशियो को अगर आप उस फॉर्मूला में रखोगे आई डी इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाय ई मैक्स माइनस ई इंटू 100%, तो आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ गामा डी मैक्स
गामा डी मिनिमम और जो नेचुरल गामा डी है मेरा, नेचुरल ड्राई डेंसिटी है, उसकी टर्म्स में वो फॉर्मूला अब मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं। ये जो जी गामा डब्ल्यू ये कैंसिल हो जाएगा, सीधा गामा डी मैक्स, गामा डी मिनिमम और गामा डी की टर्म्स में आपका एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा। वो क्या, वो मैं आपको भी डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं। सिंपल, अब इन वैल्यूज को पुट करके एक एक स्टेप सॉल्व करने का उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो तो सारा अब सिंपल मैथ्स का पार्ट है। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट हमने कर लिया और उससे रिलेटेड मैथ भी हमने डिस्कस कर ली। अब जो बिल्कुल बेसिक मैथ्स है उसको हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, उसको स्किप करके डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं। आप चाहे तो इन वैल्यूज को पुट करके उसमें फॉर्मूला अपने आप से डिराइव कर भी सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, राइट। पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि वो तो बिल्कुल ही बेसिक्स पे आ गए हम, बिल्कुल ही 8th स्टैंडर्ड की बात है, वो शायद उससे भी कम 7th स्टैंडर्ड की बात। तो आई डी वो इन वैल्यूज को पुट करके, जो मैंने ई की वैल्यूज है उनको इन टर्म्स ऑफ जो मैं गामा डी निकाला है उनको पुट करके अगर मैं देखूं क्या आएगा, वो आ जाएगा मेरा गामा डी मैक्स डिवाइडेड बाय गामा डी इनटू गामा डी माइनस गामा डी मिनिमम डिवाइडेड बाय गामा डी मैक्स माइनस गामा डी मिनिमम इनटू ऑफ कोर्स 100%, अगर आपने परसेंटेज में इसको रिप्रेजेंट करना है तो डेंसिटी इंडेक्स को। अगर एब्सोल्यूट टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इनटू 100% ना कीजिएगा, ये आपकी मर्जी है। पर ये जनरली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ही रिप्रेजेंट किया जाता है डेंसिटी इंडेक्स। ठीक है, तो अब ये आपके सामने फॉर्मूला है दैट डेंसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू गामा डी मैक्स बाय गामा डी इनटू गामा डी माइनस गामा डी मिनिमम डिवाइडेड बाय गामा डी मैक्स माइनस गामा डी मिनिमम। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को याद रखने का मैं आपको एक तरीका भी बताता हूं। वो तरीका क्या होगा, देखिए नीचे तो ऑफ कोर्स इस मैक्स को मैं अच्छे से लिख देता हूं, मैक्स। देखिए नीचे तो मैक्स माइनस मिनिमम ही आएगा, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम आप ऑफ कोर्स नहीं माइनस करोगे, 2 - 5 नहीं करोगे आप, क्योंकि ये हम पॉजिटिव वैल्यूज में डील कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, राइट, नेगेटिव वैल्यू लाने का। तो नीचे तो ऑफ कोर्स मैक्सिमम माइनस मिनिमम ही आएगा, राइट। अब ऊपर उसमें हमने किया था, जब इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो हमने अपना फॉर्मूला लिखा, तो ई मैक्स माइनस ई, मतलब मैक्सिमम वॉइड रेशियो में से जो नेचुरल वॉइड रेशियो थी उसको माइनस किया था, तो उसके उलट हम यहां पे माइनस करेंगे। मैक्सिमम वॉइड रेशियो मतलब बहुत खाली जगह है, मतलब मिनिमम गामा डी होगा, बहुत लूज स्टेट होगी, लूज स्टेट का जो ड्राई डेंसिटी होती है उसकी बहुत कम होती है, क्योंकि टोटल वॉल्यूम बढ़ गया फॉर सेम वेट ऑफ सॉलिड्स, टोटल वॉल्यूम बढ़ गया तो गामा डी बहुत कम हो गया। तो उधर ई मैक्स था, राइट। मैं साइड बाय साइड उसका भी फॉर्मूला मैं दोबारा लिख दूं ताकि आपको क्लैरिटी आए। यहां जो नीचे है ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो गामा डी मैक्स माइनस गामा डी मिनिमम ही आया। अब ई मैक्स लूज स्टेट थी बहुत ज्यादा, ड्राई डेंसिटी उसकी बहुत कम हो जाएगी, तो यहां पर ई मैक्स था तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग गामा डी की जब मैं बात करूंगा तो गामा डी मिनिमम होगा, राइट। तो ई मैक्स ज्यादा था ई से, तो ई मैक्स माइनस ई था। अब गामा डी मिनिमम यहां पर है, तो गामा डी जो ये वाला ये कम है, तो ये माइनस होगा गामा डी में से, क्योंकि ड्राई डेंसिटी जो भी होगी हमारे सॉइल की मिनिमम ड्राई डेंसिटी से तो ज्यादा होगी ऑफ कोर्स। ये कम से कम भी मिनिमम हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती, उससे ज्यादा होगी या मिनिमम होगी। तो डेंसिटी तो उस हिसाब से गामा डी में से मैं गामा डी माइनस को, गामा डी मिनिमम को माइनस करूंगा। और राइट, ये तो अब आपको समझ आ गया ना कि गामा डी मैक्स माइनस गामा डी मिनिमम नीचे होगा
और क्योंकि यहाँ पे ई मैक्स था, ई मैक्स के कॉरस्पॉन्डिंग गामा डी मिनिमम आएगा, गामा डी मिनिमम यहाँ पे आ गया, तो ई मैक्स माइनस ई यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे फिर गामा डी माइनस गामा डी मिनिमम आ जाएगा, क्योंकि गामा डी मिनिमम कम ही होगा गामा डी से। गामा डी कम से कम मिनिमम गामा डी तक आ सकता है, ये कम से कम गामा डी मिनिमम पर आ सकता है, उससे कम नहीं जा सकता। और जो ये गामा डी मैक्स बाय गामा डी है, इसको आप फिर याद रख लेना, ठीक है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि बाहर गामा डी मैक्स बाय गामा डी है ही, राइट। इसको आप ऐसे याद रख लेना कि ये आपको याद रखना पड़ेगा, गामा डी मैक्स बाय गामा डी बाहर है, ठीक है। तो अब आपके पास ये दो फॉर्मूलाज आ गए डेंसिटी इंडेक्स के, ठीक है। अब जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन बताई थी ओरली, उसको मैं लिख के भी आपको पढ़ के सुना देता हूं। अब जैसे मैंने आपको बताया था दैट डेंसिटी इंडेक्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट कंपैक्टनेस ऑफ ओनली, कंपैक्टनेस मतलब कितना टाइटली हम उसको पैक कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कंपैक्टनेस, कंपैक्टनेस ऑफ ओनली कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स because of large uncertainty involved in computation of E minimum, मतलब मिनिमम वॉइड रेशियो। जैसे मैंने आपको बताया था लूजेस्ट स्टेट में फाइन ग्रेन सॉइल्स फॉर कोहेसिव सॉइल्स, ई मिनिमम फॉर कोहेसिव सॉइल्स। कोहेसिव सॉइल मतलब जो फाइन ग्रेन सॉइल्स होते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल्स को हम कोहेसिव सॉइल्स भी कह देते हैं। फॉर कोहेसिव सॉइल्स इन लूजेस्ट कंडीशंस इन लेबोरेटरी। हालांकि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको अगर आपने फॉलो किया तो आपको समझ आ गया होगा कि हम फाइन ग्रेन सॉइल को कोहेसिव सॉइल क्यों कहते हैं। हालांकि जो डिटेल में आपको समझ आना है वो आपको आएगा जब हम शीयर स्ट्रेंथ वाला चैप्टर पढ़ेंगे। पर इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं, फाइन ग्रेन सॉइल्स में ही कोहेजन होती है, इसीलिए फाइन ग्रेन सॉइल को कोहेसिव सॉइल्स भी कह देते हैं, राइट। अब जैसे मैंने आपको बताया था जो डेंसिटी इंडेक्स है ID इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ डेंसनेस ऑफ सॉइल देन वॉइड रेशियो एंड ड्राई डेंसिटी बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स डेंसनेस इन एब्सोल्यूट टर्म, मतलब ऑन साइट मेरी सॉइल कैसी है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया था जैसे जैसे डेंसिटी इंडेक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे सॉइल की डेंसिटी भी बढ़ती रहेगी। अब उसी चीज को बताने के लिए मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया है जो डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यूज और कॉरस्पॉन्डिंग उस सॉइल को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि अगर डेंसिटी इंडेक्स 0 to 15 के बीच है तो हम हमारे सॉइल को वेरी लूज की कैटेगरी में रखेंगे, अगर 15 to 35 है तो लूज, वेरी लूज नहीं लूज, 35 to 65 है तो मीडियमली डेंस, 65 to 85 देन डेंस, अगर 85 to 100 है देन इट इज वेरी डेंस, राइट। इससे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि जैसे जैसे डेंसिटी इंडेक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लूज से डेंस सॉइल की तरफ जा रहे हैं, वेरी लूज, लूज, मीडियम, डेंस, वेरी डेंस, राइट। इस टेबल को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं उन सॉइल्स की जिनकी डेंसिटी इंडेक्स ज्यादा होगी, उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेंगी उसकी हम बात करने जा रहे हैं। वो सॉइल्स जिनकी डेंसिटी इंडेक्स ज्यादा होगी उनमें डिग्री ऑफ डेंसनेस तो ऑफ कोर्स ज्यादा होगी ही होगी, उसी को तो हम डेंसिटी इंडेक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर उसके साथ साथ दो और चीजें हैं जो बहुत ज्यादा होंगी। कौन कौन सी? पहली स्टेबिलिटी, दूसरी शीयर स्ट्रेंथ। ये क्यों ज्यादा होंगी? देखिए, जब मेरा कोई भी सॉइल मेरा, स्पेशली कोर्स ग्रेन सॉइल की ही हम बात कर रहे हैं, जब डेंसिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जब मेरा ये कोर्स ग्रेन सॉइल डेंसली पैक्ड है तब मेरे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत टाइटली एक दूसरे के साथ पैक्ड है। इसका क्या मतलब बना? इसका ये मतलब बना कि अब इनमें पूरी इंटरलॉकिंग बनी हुई है। अब ये सिर्फ पैक टाइटली नहीं है,
बल्कि एक दूसरे के साथ इंटरलॉक्ड भी है। जैसे इंटरलॉक टाइल्स आपने देखी होंगी, उनको हिलाना आसान नहीं होता। जब डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है हमारे कोर्स ग्रेन सॉइल की, तब वो एक दूसरे के साथ इंटरलॉकिंग भी बना लेते हैं, क्योंकि वर्ड्स बहुत कम होते हैं। तो जो, जैसे मान लीजिए ये मेरा कोई सॉइल है, जैसे यहां पर तो जगह नहीं है, पर यहां पर जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूं, ये मेरे पास सॉइल के ब्लॉक्स हैं, सॉलिड ब्लॉक्स। अब इनके बीच में यहां पर मेरे सॉलिड ब्लॉक्स आने शुरू हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे हो ना कि कैसे इन दोनों के बीच में एक इंटरलॉकिंग सी क्रिएट होगी। मतलब जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है, वैसे वैसे मेरे सॉलिड पार्टिकल्स में बॉन्डिंग, इंटरलॉकिंग सी क्रिएट हो जाती है, और उस इंटरलॉकिंग की वजह से अब इनको हिलाना आसान नहीं होगा। हिलाना आसानी मतलब उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा और शियर स्ट्रेंथ भी ज्यादा। ऐसे अगर आप इसको शेयर करने की कोशिश करोगे तो ये होंगे नहीं, क्योंकि इनमें अब इंटरलॉकिंग हो चुकी है। मतलब जब डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है ना कोर्स ग्रेन सॉइल की, तब उसकी स्टेबिलिटी और शियर स्ट्रेंथ ये बहुत बढ़ जाती है, राइट। तो उनमें हाईएस्ट स्टेबिलिटी और हाईएस्ट शियर स्ट्रेंथ भी देखने को मिलती है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कम देखने को मिलती हैं? उनकी परमेबिलिटी बहुत कम होती है। परमेबिलिटी, हाँ, परमेबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, कि वो कितनी आसानी से सॉइल के थ्रू पास कर सकता है, राइट। परमेबिलिटी एक सिर्फ फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। परमेबिलिटी जो होती है वो फ्लूइड और किस मीडियम से वो फ्लूइड पास कर रहा है उस पर डिपेंड करती है। हमारा फ्लूइड ऑफ कोर्स वाटर है सॉइल के केस में, और मीडियम सॉइल है। तो पानी कितनी आसानी से सॉइल के थ्रू पास कर पा रहा है, पानी कितनी आसानी से मिट्टी से पास कर पा रहा है, उसको हम परमेबिलिटी कहते हैं। डिटेल में हम परमेबिलिटी पढ़ेंगे परमेबिलिटी वाले चैप्टर में। पर अब के लिए, आपकी आसानी के लिए, आपको एक आइडिया देने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, परमेबिलिटी का देसी मतलब ये होता है कि पानी कितनी आसानी से सॉइल में फ्लो कर पाए, कितनी आसानी से सॉइल के अंदर जा पा रहा है, उसको हम परमेबिलिटी कहते हैं। तो परमेबिलिटी, जब वॉइड्स ही बहुत कम रह गए, पानी ने किसके थ्रू जाना था? सॉइल के सॉलिड्स को चीरता हुआ थोड़ी ना जाएगा, जो उसके बीच में वॉइड्स है उसके थ्रू जाएगा। वॉइड्स ही बहुत छोटे रह गए, तो पानी के जाने की जगह ही बहुत कम रहेगी। तो पानी आसानी से कैसे पास करेगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए इन सॉइल्स में परमेबिलिटी बहुत ही कम देखने को मिलती है। और एक और चीज, कंप्रेसिबिलिटी इन सॉइल्स की वो भी बहुत कम देखने को मिलती है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब ये सॉइल कितने दब जाएंगे, जब हमने इस सॉइल के ऊपर कोई भी लोड लगाए हम, तब ये सॉइल कितना दब जाएंगे, उसको हम कंप्रेसिबिलिटी कह रहे हैं। दबेगा कोई सॉइल कब दबेगा? जब उसमें दबने की जगह हो। सॉइल सॉलिड तो सुखड़ेंगे नहीं, तो दबेगा सॉइल तभी जब उसमें वॉइड्स ज्यादा हों, क्योंकि वॉइड्स ही तो वो खाली जगह है जिसको दबा के सॉइल सॉलिड्स एक दूसरे के साथ फिट हो सकती है। जब आपने उसके अंदर जगह ही नहीं छोड़ी दब जाने की, वॉइड्स ही बहुत कम है उसमें, तो वो दबेगा कैसे? इसलिए उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होगी। किसकी? जिसका डेंसिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा है। मतलब डेंसिटी इंडेक्स ज्यादा होने से हायर डिग्री ऑफ डेंसनेस, हायर स्टेबिलिटी और हायर शियर स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, और परमेबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी कम देखने को मिलती है, राइट। अब अगर मैं मेरे जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं सबको स्फेरिकल शेप का मान लूं
और इक्वल साइज का मान लूं, तब जो मैक्सिमम वॉइड रेशो होगी मैथमेटिकली जब हम कंप्यूट करते हैं, तो वो ये देखने को मिलती है कि जो सिंपल क्यूबिक पैकिंग होगी, ये आपने +1 +2 11 12 में पढ़ी थी ये चीजें, कि जो सबसे ज्यादा वॉइड्स जो हैं वो सिंपल क्यूबिक पैकिंग में आपको देखने को मिलते हैं। सिंपल क्यूबिक पैकिंग मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास बॉल्स है, राइट, क्रिकेट बॉल्स हैं आपके पास, काफी सारी हैं। ऐसे आपने उनको अरेंज कर दिया एक लाइन में, पहले बॉल्स को एक लाइन में रख दिया, फिर दूसरी लाइन में, फिर तीसरी लाइन में, फिर चौथी लाइन में। ये जो पहली लाइन में रखने के बाद दूसरी लाइन में आपने रखा, वैसे ही रख दिया जो पहली लाइन में बॉल थी वैसे उसके साथ जोड़कर ही दूसरी लाइन में भी रख दिया आपने, ठीक है। पहली लाइन में इधर पड़ी थी, दूसरी लाइन में भी इधर ही रखी है, तीसरी लाइन में भी इधर, चौथी लाइन में भी इधर। ऐसे आपने एक सरफेस बना दिया बॉल्स का, ठीक है। एक बॉल, इसके साथ दूसरी बॉल, इसके साथ तीसरी, इसके साथ चौथी, इसके साथ पांचवी, वैसे इस साइड बिल्कुल साथ साथ बॉल्स लगी हुई हैं। अब इनके ऊपर भी बॉल्स ऐसी लगी हुई हैं, इसके ऊपर भी एक ऐसी बॉल की सरफेस, इसके ऊपर भी एक ऐसी बॉल की सरफेस, इसके ऊपर भी एक ऐसी बॉल की सरफेस। तो अगर मैं इस सरफेस को, इस डायग्राम को 2D में बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसी बन जाएगी। ये नीचे बॉल्स, इसके ऊपर एग्जैक्ट, इसके ऊपर जो ये बॉल्स है एग्जैक्ट इनके ऊपर बॉल्स, इनके ऊपर एग्जैक्ट बॉल्स। वो बॉल्स मेरे सॉइल के केस में सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जो मेरे सॉइल के पार्टिकल्स, वो उनको हम सिंपल क्यूबिक पैकिंग कहते हैं, ठीक है। अब इस पैकिंग में सबसे ज्यादा वॉइड रेशो मेरे को देखने को मिलती है, क्योंकि सबसे ज्यादा वॉइड्स इस केस में मेरे को देखने को मिलती है, और इसलिए इसका जो वॉइड रेशो होता है दैट इज मैक्सिमम, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0.91। ये कुछ मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस होती हैं, उनसे ये 0.91 आ जाता है। ये अपने 11th 12th में पढ़ा हुआ था कि कैसे हम ये 0.91 पे आते हैं। 11th 12th की केमिस्ट्री में आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। अब एग्जैक्ट उसकी डेरिवेशन यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर बस ये इंपॉर्टेंट है कि कैसी पैकिंग होती है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वॉइड रेशियो क्या आ जाती है, राइट। अब अगर हम बात करें मिनिमम वॉइड रेशियो किस केस में आती है, अगर मेरे सारे पार्टिकल स्फेरिकल शेप के हों और इक्वल साइज के हों, ये हम उसी केस की बात कर रहे हैं। ये भी हमने उसी केस की बात की, अब भी उसी पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं हम। ऑल द सॉलिड पार्टिकल्स आर स्फीयर्स ऑफ इक्वल साइज। उस केस में जो रोम्बोहेड्रल पैकिंग होती है मेरी, रोम्बोहेड्रल पैकिंग, उस पैकिंग को बोर्ड पे दिखाना पॉसिबल नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक रोम्बोहेड्रल पैकिंग होती है हमारी, उसमें मिनिमम वॉइड रेशियो देखने को मिलती है हमको, उसमें सबसे कम वॉइड रेशियो देखने को मिलती है, एंड दैट इज इक्वल टू 0.35। ये बस वैल्यूज और कौन कौन से ऐसे मेरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, ये एक्चुअली क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें हम ये डेरिवेशंस इन सब को डिटेल में देखते हैं मटेरियल साइंस में। पर उसी चीज को जब हमने हमारे सॉइल मैकेनिक्स में अप्लाई किया तो देखा कि अगर सारे सॉइल के पार्टिकल्स स्फीयर्स हो ऑफ इक्वल साइज, तो मैक्सिमम और मिनिमम मेरी वॉइड रेशियो कितनी आ सकती है उसको हम कंप्यूट कर रहे हैं, राइट। तो ई मैक्स 0.91 और ई मिनिमम 0.35 आ जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया सिंपल क्यूबिक पैकिंग और रोम्बोहेड्रल पैकिंग में, राइट। नाउ अब इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स है वो खत्म हो जाता है। दिस इज द लार्जेस्ट चैप्टर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स,
जो अभी हमने खत्म कर ली है। अब हम अगले लेक्चर में हमारा सेकंड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल शुरू करेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच।